गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 13 सितंबर वर्ष 2021। 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 में हम लोग थर्ड चैप्टर वृत्त शुरू कर रहे हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर मैथ्स 2 का वृत्त। तो इसमें देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो, जैसे कि दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याओं का जो माप है वो यदि एक ही है, त्रिज्याओं का माप समान है। जैसे इस वृत्त की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे दो वृत्तों को सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। जिन वृत्तों की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती है वो सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। फिर जिन वृत्त के केंद्र एक ही होते हैं, जैसे छोटे वाले वृत्त का जो केंद्र है बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र वही है, ऐसे वृत्त को एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। फिर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ऐसे समय में देखो दोनों वृत्तों में दो बिंदु ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। एक तो ये बिंदु लेफ्ट वाले सर्कल में भी है और राइट वाले सर्कल में भी है। ऐसे ये वाला बिंदु भी देखो लेफ्ट वाले वृत्त में भी है और राइट वाले वृत्त में भी है। तो ऐसे वृत्त को परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त कहते हैं। फिर इसमें एक चीज़ आपने और पढ़ा था, वो भी याद दिला दे रहा हूँ मैं, काम आएगा आगे। केंद्र से किसी जीवा पर, जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त के कोई भी दो बिंदु को मिला दो उसको जीवा बोलते हैं। तो केंद्र से किसी जीवा पर अगर लंब खींचा जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। यानी यहाँ ये CF जीवा DE पर लंब है, इसलिए DF और FE ये दोनों बराबर होंगे। तो ये सब जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, सब पहले पढ़ चुके हो, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे लगने वाले हैं, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका उल्टा भी होता है कि अगर आप किसी जीवा का मध्य बिंदु ले लो, तो मध्य बिंदु लिया है तो यहाँ ये PQ और PR दोनों बराबर ही है। तो मध्य बिंदु और केंद्र को आप मिलाओगे तो जीवा के मध्य बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो जीवा पर लंब होता है। जो उसका उल्टा, जो मैंने अभी बताया था, ठीक उसका उल्टा है। अब ये समझ लेते हैं 1, 2 और 3 बिंदुओं से कितने वृत्त जा सकते हैं। एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 2 बिंदु से कितने खींचे जा सकते हैं, 3 बिंदु से कितने खींचे जा सकते हैं। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर एक बिंदु A यहाँ दिया है, तो देखो R केंद्र वाला एक वृत्त बिंदु A से जा रहा है, P केंद्र वाला एक वृत्त भी बिंदु A से जा रहा है, फिर Q केंद्र वाला भी एक वृत्त है बिंदु A से जा रहा है। तो आप मुझे बताओ ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो बिंदु A से जाए? सिर्फ 3? अरे यहाँ पर अलग अलग त्रिज्या वाले कितने भी वृत्त खींच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे केंद्र ले लूँ, अगर जैसे यहाँ इसने केंद्र R यहाँ लिया है, तो RA की इतना दूरी लेकर के एक वृत्त बना दिया। अगर मैं केंद्र यहाँ पर ले लूँ इस जगह पे, तो ये A से जितनी दूरी है उतनी दूरी लेके एक वृत्त और बन जाएगा। अगर मैं एक केंद्र यहाँ ले लूँ तो वो केंद्र और A से A की इतना दूरी लेकर के यहाँ गोला प्रकार रख के एक वृत्त और बन जाएगा। नहीं समझे? ऐसे कितने केंद्र ले सकता हूँ मैं? यहाँ सिर्फ 3 ही केंद्र लिया है, तो ऐसे तो मैं और भी केंद्र ले सकता हूँ कि नहीं? तो इस तरह से कितने वृत्त खींच सकते हैं? असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसलिए ये याद रखना, ये कभी देखो रिक्त स्थान वगैरह में, MCQ वगैरह में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी बातें भी आपको समझनी चाहिए। तो एक ही बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? असंख्य। एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त हो सकते हैं। असंख्य मतलब अनगिनत, गिने नहीं जा सकते।
अभी आर है, आर के बगल में एक बिंदु और ले लिया, उसके बगल में एक बिंदु और ले लिया, ऐसे असंख्य केंद्र हो सकते हैं ना। मैं यहाँ पर भी एक बिंदु ले लूँ, तो यहाँ गोला प्रकार रखूँ और एक इतना दूरी लेकर के एक वृत्त बना दूँ, तो एक वृत्त और बन जाएगा कि नहीं। फिर आप कहीं पर भी केंद्र हो, यहाँ पर एक केंद्र ले लो, यहाँ पर गोला प्रकार रखो, एक इतना दूरी लो और फिर एक और वृत्त बना दो, तो ऐसे तो बहुत सारे वृत्त बन जाएंगे ना। तो इसलिए एक बिंदु से असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, ये समझ लो आप। और अब ये अपने नोटबुक में भी लिखना इसको, एक बिंदु से असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। फिर देखो, अब अगर दो बिंदु ले लिया जाए, मान लो ए और बी ऐसे दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु से जाने वाले कितने वृत्त हो सकते हैं? बोलो, अपना दिमाग लगाओ। नहीं पता? मैं बताऊं, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं मेरी आवाज़? ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी दो बिंदु हैं। अब देखते हैं उसमें कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या किया है, ए बी का एक मध्य बिंदु ले लिया है और उस मध्य बिंदु से ए बी के ऊपर लंब खींचा है। मतलब ये रेखा एल क्या हो गई, लंब भी है ए बी पर और मध्य बिंदु से भी जा रही है। तो अब इस रेखा पर जितने भी बिंदु लोगे आप, ये सब की दूरी ए और बी से बराबर ही रहेगी। ये समझ रहे क्यों नहीं आप समझ रहे हो ना। ये किसी भी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होते हैं वो रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं। तो अब देखो, कोई भी दो बिंदु से अगर आपको वृत्त खींचना है, चेक करना है कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो उसका एक स्टेप है। आप ध्यान से सुनो, मैं आपको घर से करना है ये, क्योंकि मैथ्स का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि यदि कोई भी सिद्ध करो कि दो बिंदु से असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये दो बिंदु ले लिया ए और बी, मान लो ये आपने लिया है 6 सेंटीमीटर, ए बी अगर 6 सेंटीमीटर लिया है तो 3 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा दो, तो मध्य बिंदु मिल गया। उस मध्य बिंदु पर 90 अंश का एक कोण बना दो, उसको थोड़ा लंबा खींच दो। खींच दिया। ये घर पे करना है बेटा, अच्छे से समझ लो ये स्टेप। अब क्या करो, पी के बिंदु, जो बीच वाला बिंदु है वहाँ पर गोला प्रकार रखो और पेंसिल कहाँ तक बढ़ाओ, ए तक बढ़ाओ। अब आप यदि वृत्त बनाओगे पी पे केंद्र पे रख के, तो ए से होके जाएगा और ये बी से भी होके जाएगा कि नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु है। पी ए जितना है पी बी भी उतना ही रहेगा। तो पी पे रखा गोला प्रकार की नोक, ए पे पेंसिल और ऐसे घुमा देंगे तो ए और बी से जाएगा। अब केंद्र थोड़ा ऊपर ले लो, फिर ए के इतना दूरी लो, मतलब गोला प्रकार की नोक थोड़ा पी बिंदु यहाँ इस बिंदु पे ले लिया और पेंसिल कहाँ तक बढ़ाया, ए तक बढ़ाया। फिर एक वृत्त बनाओ, तो ये ए से भी जाएगा, बी से भी जाएगा। अब केंद्र थोड़ा और ऊपर ले लो, फिर पेंसिल को कहाँ तक खींचो, ए तक खींचो। गोला प्रकार की नोक इस बिंदु पर है, पेंसिल ए तक खींचो। अब वापस एक वृत्त बनाओ, तो ए से भी जाएगा, बी से भी जाएगा। इस तरह से इस लाइन के ऊपर हम लोग असंख्य केंद्र ले सकते हैं। इस रेखा के किसी भी बिंदु पे गोला प्रकार रख के
आप ए और बी से जाने वाला वृत्त बना सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि दो बिंदु से कितने वृत्त जाएंगे? कितने? बेटा इस दो बिंदु से भी जाने वाले असंख्य हो गए ना। जब मैं कह रहा हूं कि इस रेखा का हर एक बिंदु केंद्र हो सकता है, कहीं पर इस रेखा के ऊपर कहीं पर भी गोला प्रकार रखो तो आप ए और बी से जाने वाला वृत्त बन जाएगा। इस बिंदु से भी बना सकते हो, इस बिंदु से भी बना सकते हो, इस बिंदु से भी, इस बिंदु से भी, इस बिंदु से भी, इस बिंदु से भी। तो ऐसे कितने बिंदु, असंख्य बिंदु ले सकते हो ना। तो असंख्य केंद्र हैं, तो इसलिए असंख्य वृत्त हैं। तो इसलिए दो बिंदु से भी असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, दो बिंदु से जाने वाले। जैसे एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, ऐसे ही दो बिंदु से होकर जाने वाले भी असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये आप लोग करोगे नोटबुक में? समझ गया हो तो करना, या फिर मैं करके बताऊं आप लोग को ये? ओके ठीक है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में करना। फिर देखो, अब यहाँ तीन बिंदु है, ए बी और सी। अब तीनों बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त अगर आपको बनाना है तो बताओ कितने वृत्त हो सकते हैं? यस, परफेक्ट, एक ही हो सकता है। अगर मैं आपको बनाने को बोलूं तो क्या तरीका है? बना सकते हो आप लोग? कोई बोल नहीं रहा है, मतलब नहीं। परिवृत्त का नाम सुना आपने? परिवृत्त कैसे बनाते हैं? नहीं सुना है तो बोलो नहीं बेटा, इसमें क्या है। आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं, आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोलिए। ठीक है, देखो परिवृत्त किसको बोलते हैं? जो वृत्त त्रिभुज के तीनों बिंदु से होके जाता है ना, उसको परिवृत्त कहते हैं। जैसे अगर मैं एक ऐसा वृत्त बनाऊं जो सी से भी जाए, ए से भी जाए, बी से भी जाए, तो उस वृत्त को परिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब परिवृत्त बनाने का तरीका क्या है, कैसे बना सकते हैं? तो इसका तरीका देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको बाद में ही करते हैं, इसका स्टेप्स आएगा बाद में। एक्चुअली नाइन्थ में हमने किया था इसको, नाइन्थ में परिवृत्त किया गया था, आपने ध्यान नहीं दिया था ना। नाइन्थ का कोई भी वीडियो आप देखोगे और उसमें ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, रचना वाला कोई चैप्टर होगा, उसमें मैंने बताया था। क्या तरीका, स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। उसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे ए बी का लंब समद्विभाजक खींचना है तो ए पे गोला प्रकार रख के आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, ऊपर और नीचे चाप, फिर उतनी ही दूरी लेके बी पे रखना है और ऊपर नीचे चाप, फिर दोनों चाप जहाँ कट करेंगे उसको मिला देना है। फिर वो रेखा ए बी को जहाँ काटेगी वो ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये समझा कि नहीं आपको? तो ऐसे ए बी का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ऐसे बी सी का भी लंब समद्विभाजक खींच देना। दोनों जहाँ काटेंगे वो आपका केंद्र हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका केंद्र। वहाँ गोला प्रकार रखना और सी तक या ए तक या बी तक कोई भी, कहीं भी एक पेंसिल खींच देना। पेंसिल वहाँ तक खींचना। मान लो सी तक खींचा, केंद्र पे गोला प्रकार की नोक रखा और पेंसिल को सी तक खींचा। अब आप जब वृत्त बनाओगे ना तो सी से भी होके जाएगा, बी से भी जाएगा, ए से भी जाएगा, तीनों वृत्त से, तीनों बिंदु से जाएगा। ये स्टेप समझा कि नहीं आपको?
तो ये भी करोगे आप लोग। ऐसे कोई भी एक त्रिभुज बनाना और उसका परिवृत्त खींचना। स्टेप्स यही है, कोई भी दो भुजा का लंब संधिभाजक खींचना, वो दोनों लंब संधिभाजक जहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगे वो वृत्त का केंद्र रहेगा, वहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखना और तीनों बिंदु से जाने वाला वृत्त बना देना। अगर समझ गया हो तो इसको ज़रूर घर पे करना, नहीं समझा हो तो बताओ तो मैं फिर से समझाऊँ। हाँ, समझ गए तो इसको घर पे ज़रूर करना और कल दिखाना मुझे। मैं पूछना भूल भी जाऊँ तो भी मुझे याद दिलाना कि मैंने काम दिया था। यस सर। तो देखो हमने क्या क्या सीखा। किसी एक बिंदु से असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, ऐसे ही दो भिन्न बिंदुओं से भी असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, और तीन अरेखीय बिंदु से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तीन बिंदु यदि एक रेखा में नहीं है, जैसे यहाँ बिंदु ए, बी और सी, ना एक रेखीय, तीन नैक रेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त होता है। फिर अगर तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में कर दूं, ए है, बी है और सी जो है बी के ठीक आगे बना दूं, तो मुझे बताओ क्या तीनों बिंदु से जाने वाला वृत्त बना सकते हो? अगर ये बिंदु सी को ए और बी के ही लाइन में ही एक उस रेखा में ही ले लूँ, ए और बी के ही रेखा में ले लूँ एकदम सीधा, तो क्या ए, बी और सी से जाने वाला वृत्त हो सकता है क्या कोई? नहीं सर। नहीं हो सकता। यस, देखो अगर ए बी से जाएगा तो सी छूट जाएगा, ए सी से जाएगा तो बी छूट जाएगा, बी सी से जाएगा तो ए छूट जाएगा। तो इसलिए तीन बिंदु अगर एक रेखी हैं तो उनसे होकर जाने वाला एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। तो ये चारों पॉइंट याद रखना, ये कभी एमसीक्यू रिक्त स्थान वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ, अब आप जरा समझ लो कि वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। देखो, ये जो रेखा n है, ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है? रेखा n सी केंद्र वाले, यस, रेखा n सी केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। वो बिंदु कौन से हैं? बिंदु Q और बिंदु R। n नहीं है, n तो इस रेखा का नाम है। ये रेखा n वृत्त को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ऐसी जो रेखा होती है ना, जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, ऐसी रेखा को छेदन रेखा बोलते हैं, वृत्त की छेदन रेखा। मतलब यहाँ पर ये रेखा और वृत्त में दो पॉइंट कॉमन है। बिंदु Q वृत्त में भी है और n में भी है, रेखा n में भी है। ऐसे बिंदु R ये वृत्त में भी है और रेखा n में भी है। तो बिंदु Q और R ये दो पॉइंट रेखा n में और वृत्त में कॉमन है। ऐसे ही देखो ये वाली आकृति में देखो, रेखा M और वृत्त कितने बिंदु सामान्य हैं, कॉमन है? हाँ, कितने बिंदु ऐसे हैं जो दोनों में हैं, वृत्त में भी हैं और रेखा में भी? कौन सा बिंदु? यहाँ सी, पी, यस, पी देखो वृत्त में भी आ रहा है और रेखा एम में भी आ रहा है। तो ऐसी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जिसका सिर्फ एक ही बिंदु जो है वृत्त में सामान्य हो। तो ऐसी रेखा जिसका सिर्फ एक बिंदु वृत्त से सामान्य हो, तो वो ऐसी रेखा वृत्त को हमेशा स्पर्श करती है। तो उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ रेखा M
वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी, और बिंदु P ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। रेखा M क्या कहलाएगी? रेखा M स्पर्श रेखा कहलाएगी। बिंदु P क्या बिंदु P क्या कहलाएगा? बिंदु P ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, एक नियम मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। इस चैप्टर का सबसे पहला नियम है, इस नियम को बोलते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ये प्रमेय क्या है, जरा समझ लो। यहां मुझे बताओ कि रेखा L वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। वेरी गुड। स्पर्श बिंदु कौन सा है? ए। बिंदु A। त्रिज्या कौन सी है? O तो केंद्र, O तो एक बिंदु है। OA त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है यहाँ? OA ये जो रेखाखंड OA है वो त्रिज्या है। तो अब एक बात हमेशा याद रखो कि ये जो स्पर्श रेखा है, वो स्पर्श रेखा और ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, ये हमेशा एक दूसरे पर लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। मतलब यहाँ कोण A का माप कितना होगा? कोण A का माप 90 डिग्री। तो ये बात याद रखना कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। इसी नियम को बोलते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। जब भी इस नियम का उपयोग करेंगे हम लोग कारण क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय लिखना है। समझे बात? यस सर। अब जो है इसका विलोम भी होता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम। विलोम क्या है देखो, ये बता देता हूं मैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये हमेशा 90 रहेगा। अब मैं इसका उल्टा बता रहा हूं आपको कि ये त्रिज्या है, और अगर कोई रेखा त्रिज्या के जो अंत बिंदु है, बाहरी बिंदु है, उस बिंदु से होके जा रही है और वो त्रिज्या पर लंब भी है, 90 डिग्री भी है, तो वो जो रेखा है वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। कुछ बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आपको? कोई देखो, यहाँ बहुत सारी रेखा है, लेकिन हर रेखा ये त्रिज्या के बाहरी बिंदु से नहीं जा रही है। ये वाली रेखा 90 डिग्री तो है, लेकिन ये बाहरी बिंदु से नहीं जा रही है। ओपी के अंदर बीच में कोई बिंदु वहां से जा रही है। ये वाली रेखा भी 90 डिग्री भी है, और ये ओपी के बीच में कोई बिंदु वहां से जा रही है। ये वाली रेखा भी ओपी पर लंब तो है, लेकिन ये बाहरी बिंदु पी से नहीं जा रही है, ओ और पी के बीच के किसी बिंदु से जा रही है। सिर्फ एक रेखा ऐसी है जो 90 डिग्री भी है और ये त्रिज्या ओपी के सबसे बाहरी बिंदु पी से जा रही है। तो ऐसी जो रेखा होगी जो त्रिज्या के बाहरी बिंदु से होके जाती हो और त्रिज्या पे लंब भी हो, ऐसी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। याद रहेगा? ये याद रखो, क्योंकि कोई कोई सवाल में ऐसा सिद्ध करना रहेगा कि सिद्ध करो कि यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यह रेखा त्रिज्या के बाहरी बिंदु से जा रही है
और ये कोण 90 डिग्री अगर आपने प्रूफ कर दिया तो ये स्पर्श रेखा हो गई। नहीं समझे? हाँ या ना बोलो बेटा, मैंने जो बोला आपको। यहाँ पर मैंने क्या समझाया आपको कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है, और इसका विलोम क्या समझा रहा हूं मैं, फिर से बोलता हूं, वीडियो ब्लर हो गया था। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, और इसका उल्टा मैं बता रहा हूं कि अगर कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो और वो त्रिज्या के बाहरी बिंदु से जा रही है तो वह रेखा स्पर्श रेखा होती है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? हाँ। तो ये आप लोग नोटबुक में लिखना आपने, स्पर्श, ये पहला नियम, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, उसके नीचे कथन लिख देना। ये कथन, ये डायग्राम बना लेना और ये लिख देना, रेखा एल लंब है रेखा ओ ए पर। हाँ, तो ये स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय बता दिया, उसका विलोम बता दिया। एक नियम और है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। वो नियम क्या है देखो, वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु है तो कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? ये एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। अब ये जो नियम है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, इसके अनुसार ये दोनों रेखाखंड की लंबाई बराबर होगी। डीपी अगर 7 सेंटीमीटर है तो डीक्यू भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। डीपी अगर 6 है तो डीक्यू भी कितना रहेगा? 6 रहेगा। यस, तो ये दूसरा नियम है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, इसको बोलते हैं। तो ये भी हेडिंग डालना, ये स्टेटमेंट लिखना, ये डायग्राम लिखना, और लास्ट में ये भी लिख देना डीपी सर्वांशम डी क्यू, डीपी सर्वांशम डी क्यू। तो ये 3 नियम यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसके आधार पर हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 कर सकते हैं। तो फिलहाल आपका होमवर्क यही है कि तीनों नियम अच्छी तरह से लिखना। आज जो भी मैंने पढ़ाया है वो अपने नोटबुक में लिखना आप लोग अच्छी तरह से। कल हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 चालू करेंगे, ठीक है? कितने लोग अटेंड किए थे लेक्चर? कितने लोग ने अटेंड किया? सर 19 लोगों ने। ठीक है, तो ये होमवर्क पूरा करना बेटा। ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं आपको। ओके, चलो बाय बेटा। हाँ, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए।